Hey guys, I welcome you all to Pratidin Current Affairs News discussion of 13th of March एंड आज के सेशन में अगेन यूपीएससी एंड एपीएससी पर्सपेक्टिव में हम लोग आज के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग के बारे में। नेचुरल फार्मिंग जीएस पेपर 3 का एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप इस टॉपिक को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। नाउ नेचुरल फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा पहले भी यूजुअली न्यूज़ में रहता था, अभी भी न्यूज़ में है और फ्यूचर में भी रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि आज हम लोग जो भी साग सब्जी खा रहे हैं ना, वट एवर द वेजिटेबल्स वी आर कंज्यूमिंग, सब चीज़ में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली केमिकल्स मिला हुआ रहता है। और उन केमिकल्स को जब आप अपने शरीर के भीतर कंज्यूम कर रहे हो तो आपके शरीर के भीतर वो केमिकल जा रहा है, आपके किडनी में, आपके लंग्स में, आपके ओवरऑल इंटेस्टाइन्स में जाके वो आपको भीतर से वीक कर दे रहा है ना। सो वर्ल्ड इज ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स द नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा, आज के सेशन में यहां पे मैं आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में तो लेक्चर नहीं दूंगा, बट मैं आपको आज के सेशन में नेचुरल फार्मिंग के बारे में बहुत डिस्क्रिप्टिवली यहां पे आपके सामने डिस्कशन करूंगा। नेचुरल फार्मिंग ये क्या है? यह एक ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम है जहां पे केमिकल्स का बिल्कुल इस्तेमाल किया ही नहीं जाता। नो, देयर इज नो यूजेजेस ऑफ केमिकल्स, rather than naturally इनपुट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। राइट नाउ डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से नेचुरल इनपुट्स इसमें प्रोवाइड किया जाता है और ये क्या है नेचुरल फार्मिंग। तो देखिए, नेचुरल फार्मिंग में के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देख लीजिएगा, दैट नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग टेक्निक है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जहां पे केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते ही नहीं है। जी हाँ, केमिकल पेस्टिसाइड्स भी नहीं यूज करते हैं, केमिकल हर्बिसाइड्स भी नहीं यूज करते हैं, और कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ये सब कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए तो लिखा हुआ है ना, अवॉइड द यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स रादर। तो सवाल होता है, अरे भाई क्या यूज करोगे भाई फिर? जी हाँ, देखो, हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज, बट कौन से जो क्या नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस से हम लोग ऑब्टेन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गाय का गोबर है ना, गाय का गोबर जब कुछ दिनों तक रख दीजिएगा ना, तो वो गोबर में क्या हो जाएगा ना, धीरे धीरे माइक्रोब्स आके उस गोबर को खा के बेसिकली उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उस न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और वही गोबर अगर आप डायरेक्टली दीजिएगा एज इन एग्रीकल्चरल फील्ड, वो एक्ट करता है एज अ मैन्योर। तो वो कौन सा इनपुट हुआ? वो बायोलॉजिकल इनपुट हुआ। समझ रहे हैं? जो क्या लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज से ही आप इस्तेमाल कर रहे हो। आप क्या बाहर से क्या फ्रांस से ले आ रहे हो क्या गोबर खरीद के? नहीं ना। अरे भाई, अपने गांव में ही जो गोबर गिरा हुआ रहता है वहीं से उठा के ये कर लो। राइट मतलब, और यहां पे हम लोग सॉइल्स को ट्रीट करते हैं, जिससे क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर से ट्रीट करने से फायदा ये होता है दैट, देखो ये क्या होता है ना, ये सब जो ऑर्गेनिजम्स है ये इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इकोसिस्टम सर्विसेज मतलब ऐसे सर्विसेज जो क्या अगर इंसान करे ना तो वो पैसे चार्ज करेगा, बट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक अर्थ, एक इंसेक्ट्स या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो क्या इनपुट वैल्यू ऐड करता है सॉइल्स में, क्या वो आपसे पैसे चार्ज कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहा है क्या मेरे को पैसे दो? अर्थवॉर्म दो बोल रहा है क्या मुझे पैसे दो? नहीं ना, वो ऑटोमेटिकली काम करके दे रहा है ना। राइट, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द दिस थिंग। राइट, नेक्स्ट, इसके इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है दैट नेचुरल फार्मिंग एड्रेस करता है बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन द प्रेजेंट डे मॉडर्न एग्रीकल्चर, जैसे सॉइल डिग्रेडेशन। अगर आप केमिकल्स सॉइल्स में इनपुट करोगे ना तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी आपका सॉइल डिग्रेड करे, बट वहीं पर नेचुरल फार्मिंग यूज करो, सॉइल डिग्रेड करने का रिस्क बहुत कम होगा। राइजिंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, अगर हम लोग केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो आप सोचिए सारा केमिकल्स है, कितना ज्यादा पैसे लगता है ना। बट वहीं पर अगर लोकली अवेलेबल, अगर आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज करते हो, हाँ पैसे लगेंगे, बट क्या बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत कम पैसा लगेगा। राइट, क्लाइमेट अनसर्टेनिटी, जी हाँ, अगर कल को क्लाइमेट चेंज हो गया तब उस समय तो आपके केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स उतने प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, बट वहीं पर नेचुरली इनपुट जो है ना वो आराम से
रिस्पॉन्स कर पाएंगे. देयर इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन केस ऑफ केमिकल इनपुट्स, बट नेचुरल इनपुट्स में कोई लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी नहीं होता. हेल्थ रिस्क भी होता है ड्यू टू केमिकल रेसिड्यूज इन फूड्स, बट यहां पे नॉर्मली कुछ नहीं होता. तो वही बोला गया दैट क्या क्या ऐसे मेजर प्रैक्टिसेस किए जाते हैं इन द नेचुरल फार्मिंग. देखो, नेचुरल फार्मिंग में जो प्रायोरिटी दिया जाता है वो है यूजेजेस ऑफ नेचुरल बायो इनपुट्स, मल्चिंग, नेचुरल पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट. नाउ आप सोचिएगा यार क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या है, क्या मल्चिंग किसको कहते हैं, आप पहली बार सुन रहा हूं शायद मैं. राइट, ये नेचुरल बायो इनपुट्स क्या है, नेचुरल पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट क्या है. चलो एक एक करके सब कुछ डिस्कस करते हैं. सबसे पहला मेजर प्रैक्टिसेस जो कि नेचुरल फार्मिंग में हम लोग करते हैं वो है यूज ऑफ नेचुरल इनपुट्स. राइट, तो नेचुरल इनपुट्स बोले तो बायो इनपुट्स. बायो इनपुट्स में जैसे काउ डंग, काउ यूरिन, जगेरी, पल्सेस के फ्लोर, देन कम प्लांट लीव्स, वाटर. जी हाँ, ये सब नेचुरली अवेलेबल चीज है. यही तो बायोलॉजिकल चीज है ना जो कि हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि अब जैसे कि मैंने अभी काउ डंग और काउ यूरिन वाला एग्जांपल लिया है ना, इसको अगर कुछ दिन रखने के बाद अगर आप यूज कर रहे हो तो यस, ये सॉइल के फर्टिलिटी को इनहांस करता है ना, बट साथ ही साथ ये बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या आपके क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है, आपके लैंड के लिए बेनिफिशियल है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी प्रोपोर्शन धीरे धीरे बढ़ता है. ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट करता है न्यूट्रिएंट इनटू द प्लांट अवेलेबल फॉर्म्स. और इसमें सीड ट्रीटमेंट भी मिलता है क्योंकि सीड्स को हम लोग ट्रीट नेचुरली करते हैं जिससे सॉइल बॉन्ड या फिर सीड बॉन्ड डिजीजेस ना हो जाए, जर्मिनेशन इंप्रूव हो सके और साथ ही साथ हेल्दी सीडलिंग जिससे प्रमोट हो सके. राइट, सो दीज आर द यूजेस ऑफ नेचुरल बायो इनपुट्स. वहीं पर मल्चिंग क्या होता है? देखो, मल्चिंग एक ऐसा एस्पेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका एग्रीकल्चर लैंड है. राइट, यहां पे आपने क्रॉप उगाया है, यहां पर उगाया है, यहां पर उगाया है, यहां पर और यहां पर. देखो, तो ये आपने 8 क्रॉप्स उगाया है इस पीस ऑफ लैंड में. तो जब 8 क्रॉप्स उगा रहे हो तो यस, ये वाला रीजन में तो आपने क्रॉप्स उगाया, बट व्हाट अबाउट दिस वेरी रीजन? ये तो खाली एरिया है ना. खाली एरिया में क्या होगा? सनलाइट गिरेगा तो इसमें क्या होगा? वाटर का जो मॉइस्चर है, सॉइल में जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसको इवापोरेट कर देगा ना, है ना. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस वाले रीजन में जो खाली वाला एरिया है यहाँ पे क्रॉप रेसिड्यूज या फिर ड्राई लीव्स या फिर ऑर्गेनिक वेस्टेज या फिर स्ट्रॉज, ये सब हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं. इससे क्या हो जा रहा है दैट जमीन का जो है कॉन्टैक्ट डायरेक्टली सनलाइट से हम लोग कट ऑफ कर दे रहे हैं, है ना. कट ऑफ करने का फायदा क्या हुआ? जमीन में जो पहले से मॉइस्चर है वो क्या इवापोरेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. तो इससे बहुत बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है दैट सॉइल मॉइस्चर कंजर्व हो रहा है. ठीक है, यही नहीं, ये रेगुलेट करता है हमारे सॉइल के टेम्परेचर को भी, ये सप्रेस करता है वीड के ग्रोथ और एड ऑन करता है ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल. क्योंकि अगर आप एक पत्ता डाल दे रहे हो तो पत्ता अल्टीमेटली सर के किस में? सॉइल में ही मिल जाएगा ना. हाँ, क्या उसको हटाना पड़ेगा क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो वही बोला गया. व्हाट इज द नेचुरल पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट की अगर बात की जाए जो कि हम लोग नेचुरल फार्मिंग में करते हैं, वो यही बोला गया है दैट हम लोग नीम, गार्लिक, चिली, जिंजर, टोबैको लीव्स इनका इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि अगर देखो क्रॉप्स के उगाने के समय अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे ना तो ये पेस्ट को पीछे फेंकता, मतलब पेस्ट को अटैक करने ही नहीं देगा. राइट, तो मतलब वो जो डिसरप्ट कर देता कहीं ना कहीं. सोचो कोई अगर क्रॉप में ऑलरेडी पेस्ट ने अटैक कर दिया गया और वहीं पर अगर आप नीम का घोल अगर डाल दे रहे हो तो इससे क्या होगा? पेस्ट साइकिल डिसरप्ट हो जाएगा. राइट, इट डू नॉट हार्म द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स. हाँ, इससे ये जरूरत जो वैसे इंसेक्ट जो क्या हमारे क्रॉप्स के लिए बेनिफिट है उसको नहीं हार्म करेगा, बट वैसे पेस्ट जो कि हमारे क्रॉप के लिए बेनिफिट नहीं है उसको लेकिन बिल्कुल हार्म करता है. समझ रहे बात? तो वही बोला गया दैट नेचुरल पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट में वही क्या बोला गया दैट नेचुरल फार्मिंग जो है वो फोकस करता है ऑन प्रिवेंशन रादर देन क्योर. समझ रहे बात? अच्छा, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है? देखो, सबसे बड़े जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो ये है दैट ये कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को तो रिड्यूस करता ही है. राइट, दैट इज इनपुट्स क्योंकि फार्म में ही तैयार हो जा रहा है ना. तो हम लोग जो मार्केट से जो परचेज करते थे केमिकल्स वो हम लोग बंद कर दे रहे हैं ना, तो ये फायदा हुआ. दूसरा, फाइनेंशियल एडवांटेजेस. जब पहले किसान इतना ज्यादा महंगा चीज करने के लिए लोन लेता था तो वो इंडेप्टनेस में फंस जाता था. अभी वो लोन भी नहीं लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल रिस्क घट गया और कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर लोन के ऊपर डिपेंडेंस था वो रिड्यूस हो जाता है. यील्ड एस्पेक्ट में अगर देख लीजिएगा, यस, इनिशियल यील्ड फ्लक्चुएशन अगर कर सकता है, बट एक समय के बाद जो है सॉइल क्योंकि इकोसिस्टम पूरा रिस्टोर कर जाता है ना, तो एक समय के बाद स्टेबल प्रोडक्शन हम लोग इंश्योर कर सकते हैं. राइट, सो हम लोगों ने
जो भी पढ़ा रिगार्डिंग द नेचुरल फार्मिंग उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया जिसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए। प्लीज इस 3 स्टेटमेंट्स को पढ़िए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर से लिखिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स टू कम अप। ऑलराइट, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, इट वाज देयर इन न्यूज। इस न्यूज को आप जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस इन हेल्थ केयर इन सेक्टर से इंक्लूड कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक वन ऑफ द स्कीम है जिसके तहत हमारे देश में अगर लेप्रोसी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो गवर्नमेंट का एम यही है दैट कैसे धीरे 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 लेप्रोसी को हम लोग इरेडिकेट कर दे हमारे ओवरऑल इंडिया से। राइट, तो सवाल होता है लेप्रोसी में क्या होता है। ये आप पिक्चर देख पा रहे हो, बहुत दर्दनाक वैसे पिक्चर है जहां पे क्या आपको देख रहा है दैट स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, बहुत समय आई में जो है ना अजीब टाइप के सरफेसेस हो जाएंगे आपके, बहुत होता नहीं है म्यूकोसल सरफेसेस, मतलब ऐसा कभी कभी फूल जाता है, जैसे अगर आपकी स्किन है, स्किन अचानक से फूल जाएगा, राइट, म्यूकस भर जाता है उसमें। तो ये सब जो बीमारी है इसी को हम लोग लेप्रोसी बोलते हैं। और नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है यह एक मेजर पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका मेन एम है दैट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज लेप्रोसी, उसको एलिमिनेट कर दे। जैसे हम लोगों ने पोलियो को एलिमिनेट कर दिया ना, वैसे ही इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देना चाहते हैं। तो वही बोला गया नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अच्छा, बाय द वे गाइस, आपको क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में डिफरेंस पता है? देखो, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम जहां पे सारा पैसा जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करता है। एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जहां पे 60% सेंटर करता है और 40% स्टेट्स को करना पड़ता है। कुछ कुछ जो स्टेट्स जो क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, जैसे आसाम भी जिसमें आता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 90% खर्चा करती है और स्टेट गवर्नमेंट मात्र 10% ही खर्चा करती है। ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पर तो 100 का 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही खर्चा करती है। तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है ना, ये ऑपरेट करता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ये काम करता है। और इसका मीनिंग क्या है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम का? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फंड और गाइडेंस। वहीं पर अगर स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ये इंप्लीमेंट करती है इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम का फोकस ये है दैट अर्ली जिसे डिटेक्ट किया जा सके लेप्रोसी हमारे देश में कहां कहां हो रहा है, टाइमली उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके और प्रिवेंशन किया जा सके। लेप्रोसी के कारण जो डिसेबिलिटीज होती है ना, उसके कारण जो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको हमारे ओवरऑल सोसाइटी से हटा दिया जाना चाहिए। राइट, तो लेप्रोसी को डिग्निफाई किया गया एज अ नोटिफाइबल डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट नोटिफाइबल डिजीज क्या होता है। राइट, क्योंकि मुझे याद है जब कोविड आया था ना, तो कोविड के बाद में भी कोविड वाज आल्सो नोटिफाइबल डिजीज। मतलब अगर कभी भी कोविड, अगर कोई भी हॉस्पिटल्स डिटेक्ट करना ना, खटाक करके जल्दी से उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। राइट, वैसे ही साल 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था दैट कभी भी कहीं पर भी अगर लेप्रोसी दिख जाए ना, तो उसको मैंडेटरी नोटिफाइबल डिजीज के अंडर ये करना चाहिए। मतलब अगर कोई भी हॉस्पिटल्स या फिर कोई भी क्लिनिक्स में लेप्रोसी डिटेक्ट हो तो दे मस्ट रिपोर्ट द कंसर्न पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा दैट यहां पर एक लेप्रोसी का केस पकड़ा गया है। राइट, तो इसके इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस यही है दैट इससे इंप्रूव होता है डिजीज सर्विलियंस, ये इनेबल करता है अर्ली रिस्पॉन्स और ट्रीटमेंट को, और कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है इन ट्रैकिंग द डिजीज स्प्रेड एंड कंट्रोल इफेक्ट्स एज वेल। राइट, अच्छा, ये प्रोग्राम जो है ये इंकरेज करता है द कन्वर्जेंस विद अदर नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव्स जो क्या नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर है। और लेप्रोसी को डिटेक्ट करने के लिए पता है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार आई वुड से। राइट, प्लीज आप ये बहुत अच्छे से कर लो क्योंकि देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट यहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। राइट, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिजिटल प्रोग्राम? इट इज निकुस्त 2.0। ठीक है, तो निकुस्त 2.0 का क्या एम रहेगा? अगर इसके तहत डिजिटल मॉनिटरिंग की जाती है, मतलब इसके तहत आपको सर्विलियंस किया जाएगा, केस रिपोर्टिंग इसी के तहत किया जाता है, ट्रैक किया जाता है ट्रीटमेंट आउटकम दैट हाँ कितना ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है और क्या ट्रीटमेंट जो मिल रहा है उसके बाद उनका सेहत ठीक हो रहा है या नहीं। ओवरऑल डेटा मैनेजमेंट किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिससे क्या हेल्थ मिनिस्ट्रीज इजीली फ्यूचर में कोई भी पॉलिसी को डिराइव कर सके और उसको इंप्लीमेंट कर सके ग्राउंड लेवल में।
नाउ हम लोगों ने जो भी चीजें अभी डिस्कस की उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है जहां पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर द सर्विलियंस एंड रिपोर्टिंग अंडर द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। कोविन, निकुस 2.0, आरोग्य सेतु या फिर ई संजीवनी। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा। आई विल बी श्योरली वेटिंग फॉर योर आंसर्स टू कम अप। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, इट वॉज देयर इन न्यूज। इस न्यूज को आप GS पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी, रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज इन मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी, इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। क्यों न्यूज में था? क्योंकि 3 दिन पहले दैट इज मार्च 10 को, हर साल वैसे मार्च 10 को सेलिब्रेट किया जाता है रेजिंग डे ऑफ CISF। CISF क्या है? CISF स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देखो नाम देखना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है ना। ये इंडिया का एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का ही कैटेगराइजेशन है। नाउ क्या बोल रहा हूं, ये CAPF तो हम लोगों ने सुना है ना, आप लोगों ने, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का ही ये एक सब डिवीजन है CISF। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के ना बहुत सारे सब डिविजन्स है, जिसमें आता है CRPF, CISF जो कि आज के सेशन में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, सशस्त्र सीमा बल। ये सब किसका सब कैटेगराइजेशन है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का। जिसमें अगर हम लोग सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स देखें, इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, जो कि हमारे देश का नेशनल एसेट है, उसको प्रोटेक्ट करना, राइट। तो वही बोला गया दैट ये जो CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसको 1969 में ग्राउंड लेवल में स्टैब्लिश किया गया था। बट इसके लिए कानून कब पास हो गया था? 1968। वो कानून का नाम क्या था? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। याद रहेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, डोंट वरी, नीचे PDF दिया रहेगा, वहां पे जाके आराम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, वही बोला गया दैट इसका मेन एम क्या है? द मेन एम इज टू प्रोवाइड द इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी कवर, जिससे सेंसिटिव पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सिक्योरिटी मिल सके। देखो पहले तो इसलिए आया गया था क्योंकि जितने सारे PSUs थे ना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए देखो नाम ही था सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बट समय के साथ साथ इनके डोमेन्स में बहुत ज्यादा चेंजेस भी लाया गया है। और आज का समय यह है दैट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो एयरपोर्ट को भी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मेट्रो सिस्टम, न्यूक्लियर या फिर स्पेस एस्टैब्लिशमेंट में वहां पे भी CISF रहती है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में भी CISF, गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में भी CISF रहती है। तो ओवरऑल नोडल मिनिस्ट्री एंड नेचर क्या है इसका? तो वही बोला गया CISF जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर फंक्शन करती है। याद रहेगा, यह एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसका मेन एम है दैट स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एसेट ऑफ द नेशन को प्रोटेक्ट करना। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर बात करें CISF के बारे में, अभी प्रेजेंटली ये 70 एयरपोर्ट्स, 361 क्रिटिकल नेशनल इंस्टॉलेशंस, जिसमें ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, इन सब को कहीं ना कहीं इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर्स में प्रोटेक्ट कर रही है। तो की फंक्शंस क्या है CISF का? टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने पहले ही बोला, जिसमें सी पोर्ट, पावर प्लांट, एयरपोर्ट, स्पेस एस्टेब्लिशमेंट, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, ये सब कुछ आता है ना, जो कि हमारे देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी प्रोवाइड करना टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, हेरिटेज मॉन्यूमेंट, पार्लियामेंट्री हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, उसके बाद सेंट्रल जेल्स ऑफ जम्मू कश्मीर, उसमें भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। थर्ड इज मेट्रो सिक्योरिटी। जी हाँ, ये दिल्ली मेट्रो के सिक्योरिटी के लिए भी जो दायित्व दिया गया है वो CISF को ही दिया गया है। बट CISF सिर्फ इतना ही नहीं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन्स के समय में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये उस समय रेस्क्यू, इवैक्यूएशन और इमरजेंसी रिस्पांस ऑपरेशंस में ये बहुत काम देती है। तो और एक बात बहुत जो क्या इंपॉर्टेंट है, आई वुड से 5 स्टार, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। बहुत समय मैं जब भी पढ़ाता हूं ना, आपको बोलता हूं दैट यूजुअली जब भी ओनली दिया हुआ है ना, तो ये गलत ऑप्शंस होता है। बट देखो कभी कभी ओनली सही भी होता है। जैसे CISF का जो है ना एक फायर सर्विस विंग है, और CISF
सिर्फ एकमात्र सीएपीएफ है, दैट इज ओनली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, क्योंकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में हमने इतने सब डिविजन्स देखे ना, सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी भी है उसमें, बीएसएफ भी है, तो अमंग ऑल सीआईएसएफ इज द ओनली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिनके पास अपने कस्टमाइज्ड और डेडिकेटेड फायर विंग्स है, जो क्या काम करती है, कभी भी अगर कहीं पर फायर हो गया तो उसको प्रिवेंट करना, फायर फाइटिंग ऑपरेशंस और सेफ्टी ऑडिट्स भी चलाती है इन इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए क्योंकि यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। चलो देखो क्वेश्चन आ गया नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा विथ रेफरेंस टू दिस, क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे से, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर से लिखिएगा। आई विल बी श्योरली वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।